नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बेटे F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा मतलब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के ऊपर जितना भी कंसेप्ट बनता है वो सारा कवर कर लिया, ठीक है ना। आज स्टार्ट करेंगे बेटे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। देखो देखा जाए तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये वही मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है, वही मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है। बस ये था कि जब वो फॉर्मूला पढ़ा गया F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल होता था और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता था किसी एंगल पर और फोर्स लग जाती थी। तुम बड़े बच्चे हो, अगर मैं दो आइडेंटिकल पार्टिकल सेम स्पीड से एक ही फील्ड में एक ही एंगल पर एंटर कराऊँ और सवाल पूछो कि बताओ दोनों पे कितनी फोर्स लगेगी, तो बच्चा बोला जब पार्टिकल एंट्री एक तरीके से कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट है सारा, तो दोनों पे इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स लगेगी और आप दोनों की फोर्स जोड़ देना, आपको नेट फोर्स मिल जाएगी उस पेयर के ऊपर, उस जोड़े के ऊपर। बात तो सही है। चार्ज पार्टिकल 3 हो जाते हैं सर, इसमें क्या है, 3 फोर्स लगेंगी, तीनों सेम डायरेक्शन में लगेंगी, जोड़ देना। 4 होते तो सर सबको जोड़ देना, 20 होते थे सबको जोड़ देना। अगर सब जनरलाइज कर दूं n होते तो सर उसमें क्या है, एक पार्टिकल की आती है n, सबको जोड़ देना या n से मल्टीप्लाई कर देना। रहा तो बोल, तो जो टॉपिक ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, अब उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं, उसे थोड़ा सा अपलिफ्ट मतलब बढ़ा के लेते हैं। वो एक चार्ज पार्टिकल के लिए था, अब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है। बच्चा बोला लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, देख इधर ये फिगर के अंदर बेटे मैंने आपको पहले से ही यूनिफॉर्म फील्ड दिखा दी है इसके अंदर, और ये वायर रख दिया है थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है। वायर स्केल से सीधा बनाया है क्योंकि अगर 2 बार मैंने ऐसे बना के देखा था ये टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने पहले बना दिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग एक वायर रखा हुआ है। अच्छा करंट कैरिंग है, करंट दिखा देते हैं, ठीक है बेटे, करंट दिखा देते हैं। मान लो साहब ये सप्लाई है, ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है। अभी आपको इसके अंदर करंट दिखाई देगा, बैटरी जितना छोड़ती है वापस ले लीजिए। दिस इज करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉमन सेंस है साहब, दूसरे की फील्ड में जाओगे तो बगैर फोर्स के नहीं लौटोगे, ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान है। चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, अब आ जाएगा करंट अपना फील्ड दूसरे की। इस वायर का अपना करंट और फील्ड दूसरे की, किसी दूसरे की फील्ड में रखा हुआ है। बच्चा बोला दूसरा कौन कौन हो सकता है, पहली क्लास से बता रहा हूँ दूसरा कौन कौन हो सकता है साहब। लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो सकता है, सर्कुलर लूप हो सकता है, आगे जाके एक सोलेनॉइड आएगा और एक टॉरॉइड आएगा। टॉरॉइड के ऊपर फोर्स के न्यूमेरिकल नेग्लिजिबल है, वो बनते ही नहीं है। तो आपके सिलेबस में 3 हो सकते हैं साहब, लूप हो सकता है, करंट कैरिंग वायर हो सकता है और सोलेनॉइड। जिनकी फील्ड में ये क्वेश्चन बनते हैं उनकी फील्ड में, उनके इलाके के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर रख दो, उनके इलाके में कोई चार्ज एंटर करा दो, दोनों रिलेशन, दोनों पे फोर्स। चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, करंट अपना फील्ड दूसरे की। रहा तो बोल यार। तो ये करंट कैरिंग वायर हो गया साहब, दूसरे की फील्ड के अंदर हो गया, मुझसे कहता फोर्स बताइए। तो पहला सब कंसेप्ट जो है बेटे वो यही है कि ये फोर्स क्यों अप्लाई होगी, फोर्स क्यों अप्लाई होगी। देखो तू जानता है डीसी सप्लाई जब मैंने आपको पढ़ाई थी, जब जिस दिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि आज के बाद बेशक पाथ जिगजैग होता है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। आज के बाद आप कंसीडर क्या करेंगे कि किसी भी वायर के अंदर जब डीसी फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फ्लो कह सकते हो आप, ठीक है, स्टडी फ्लो होता है ना। तो आप ये कंसीडर करके चलोगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सभ्य तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से मूव करते हैं, कुछ इस हिसाब से, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मस्त चाल एकदम सीधा। हम कुछ ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। क्यों, जो करंट बनता है वो बनता ही इस नेट फ्लो की वजह से था। अब तू सोच के बता बेटे, क्या चलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, हाँ। क्या सभी पे चार्ज सेम है, हाँ। क्या सभी की स्पीड सेम है, हाँ। क्या सभी एक ही एंगल पर हैं, जैसे फील्ड अगर मैं इस साइड दे रखी है तो ये एंगल थीटा लिया हुआ है, क्या सभी एक ही एंगल पर है, हाँ। एक इलेक्ट्रॉन को पकड़, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे की फील्ड के अंदर एंटर कर गया थीटा एंगल के ऊपर, क्या इस पर फोर्स आएगी, बिल्कुल सही है सर। क्या दूसरे पर भी आएगी, हाँ सर। तीसरे पे आएगी, हाँ सर। क्या सभी पर लगने वाली फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगी, हाँ सर। और जब वेक्टर बेटे एक ही डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो जाते हैं, क्या उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो इंटीग्रेशन हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है, लेकिन जिस सिचुएशन के अंदर लगने वाले वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर हो जाते हैं तो हम वेक्टर क्वांटिटी को भी जोड़ के ले आते हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब है टॉपिक इंटीग्रेशन का है,
फॉर्मूला किस पे जाएगा, ये इंटीग्रेशन पे। ठीक है बेटे, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्यों फोर्स अप्लाई होती है, क्योंकि साहब करंट कैरिंग वायर के अंदर कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दौड़ रहे होते हैं किसी दूसरे की फील्ड के अंदर। हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आती है, दैट्स वाई पूरे के पूरे वायर के ऊपर फोर्स कंसीडर हो जाती है। बोल सही बात है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 के 100 पर फोर्स आएगी, सभी फोर्स को जोड़ दो पूरे वायर के ऊपर आ जाएगी। अरे हाँ तो बोल, 100 तो होते नहीं है साहब, ये तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। याद है कॉपर का, और कॉपर का डाटा मैंने आपसे बोला था 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब पड़े रहते हैं, पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है, बाकी डेरिवेशन कुछ नहीं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इधर देख, मुझसे कहता है वायर के ऊपर फोर्स बताइए। सब फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसी वजह से इलेक्ट्रॉन की। एक तो बेटे मान लो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन में ए कंसीडर कर लेता हूँ, एरिया क्रॉस सेक्शन है ए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को अपना बेटे एलिमेंट पे लेकर के जाइए। एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो इसके अंदर, ये एलिमेंट है, मैंने अलग दिखा दिया इसे, ये एलिमेंट है जिसकी लेंथ मैं कंसीडर कर लेता हूँ dl, और इसमें करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट ऊपर की तरफ है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है? वैसे तो ये होता आइडियल और बी के बीच का है, आइडियल का और बी के बीच का। आप आई और बी भी बोल दो, सफिशिएंट है। किसके बीच का एंगल है? आई के और बी के बीच का। ये इलेक्ट्रॉन है, नीचे की तरफ दिखाए हैं, करंट ऊपर की तरफ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो करंट वो थीटा आपने किसके बीच का ले लिया एंगल? आई और बी के बीच का। ठीक है साहब, अब ध्यान से देखना बेटे, स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन बराबर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्यूब। बात को समझना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्यूब, एक यूनिट क्यूब के अंदर। बता देना इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इस एलिमेंट के अंदर। बच्चा बोला इस एलिमेंट का खुद का जो वॉल्यूम है बेटे, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अगर मैं देखता हूं, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, तो ये है A × dl। और आप खुद कहते हो कि स्मॉल n होते हैं यूनिट क्यूब के अंदर फ्री, तो बता एलिमेंट में कितने हो गए? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर कितने हो गए? तो सर यूनिट क्यूब में n होते हैं, आप n की मल्टीप्लाई AdL से कर दीजिए, आपको एलिमेंट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एलिमेंट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। किसकी मल्टीप्लाई? n की मल्टीप्लाई AdL से। तो दीज आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। अब तुम एक बात बताओ, एक चार्ज एक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होती है? तो एक के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है QV × B, याद कर, यही है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, एक के ऊपर इतनी होती है। बताइए इतने पे कितनी होगी? तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स कितनी होगी? तो उसको DF लिख देता हूं बेटे, एलिमेंट की बात हो रही DF। तो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है? ये है NaDl, और एक के ऊपर कितनी है? QV × B। अरे हाँ तो बोल, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक के ऊपर लगने वाली फोर्स ये होती है। क्या एलिमेंट के ऊपर इतनी फोर्स आ गई? बिल्कुल सही है। आप कहते हो मैं तो पूरे वायर के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। टोटल फोर्स ऑन वायर या नेट फोर्स ऑन वायर, नेट फोर्स लिख लो टोटल से, ठीक है ना, नेट फोर्स ऑन वायर। बच्चा बोला सर इसमें क्या है? F आपको चाहिए, आप इंडिकेट कर दीजिए DF को, इंडिकेट कर दीजिए DF को, जो कांस्टेंट है बाहर ले ले। तो F की वैल्यू तेरे पास हो गई, इसको इंडिकेट करके इंटीग्रेशन ऑफ NaDl × Q और V × B। क्या स्टेप यहां तक सही है? क्लियर है? अब बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना। बड़े इसको देखना, ये क्या चीज है? ये असली कंसेप्ट यही है, इतना हिस्सा क्या है ये? बच्चा बोला सर NaDl, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आपने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। क्यू लिख दो या ई लिख लो बेटे, सही है ना, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता, आपकी मर्जी है, आप क्यू लिखो ई लिखो, ठीक है, दोनों करेक्ट है। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ई से मल्टीप्लाई होते ही ये एक प्रकार से ये फ्री चार्ज आ गया जो एलिमेंट के अंदर है।
ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और Q से मल्टीप्लाई होते ही ये चार्ज हो गया, चार्ज। याद है ना क्वांटाइजेशन, Q इक्वल्स टू NE, नंबर से पता चल जाए, E से मल्टीप्लाई करो चार्ज आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है, ये सर चार्ज है। ठीक है, तो आप कहो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस द फ्री चार्ज अवेलेबल, फ्री चार्ज अवेलेबल इन एलिमेंट। ये एलिमेंट के अंदर जो फ्री चार्ज अवेलेबल है वो है ये, रहा है ना। अगर ये फ्री चार्ज अवेलेबल है तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दे, तो इट इज DQ लिख देता हूं बेटे, क्योंकि एलिमेंट के अंदर की बात चल रही है, ठीक है ना। तो DQ लिख दिया है, तो DQ, और ये लिख दिया V क्रॉस B। ये स्टेप को समझने की कोशिश कर, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज अवेलेबल इनसाइड दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर जो फ्री चार्ज अवेलेबल है उसका नाम DQ डाल दिया। अगर तूने DQ डाला तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट फिर कर, तो ये हो जाएगा DQ, और इसको लिख देता हूं बेटे मैं DL/dt। बच्चा बोला सर ये क्या किया आपने? बड़े बच्चे हो, ये ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। याद है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन दौड़ता था वो L/t होती थी, मैंने यहाँ DL/dt कर दिया। एलिमेंट के अंदर तो DL लेंथ है, dt टाइम है, DL/dt। ठीक है सर, इसमें क्या है, dt को बाहर लिख, तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dQ/dt, और ये हो गया dL×B। ये स्टेप सही है, ये स्केलर क्वांटिटी बाहर निकाल दिया। हाँ, जैसे बच्चे ने देखा dQ/dt, बच्चा बोला इसे कहते हैं I करंट, ठीक है बेटे। तो ये हो गया I और ब्रैकेट के अंदर dL×B, सही है। I कांस्टेंट है पूरे वायर के अंदर, बाहर निकाल दे, तो दिस इंप्लाइज F इक्वल्स टू I बेटे बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dL×B, B कांस्टेंट है, dL का इंटीग्रेशन बन जाएगा L, F का फॉर्मूला मार्केट में आ गया IBL sin थीटा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, चलो एक पार्ट और बढ़ाओ, क्रॉस की फॉर्म में लिखो पहले, तो इट बिकम L×B, L×B। ठीक है बेटे, ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल था DL का इंटीग्रेशन L बन गया L×B। और इसको जब लिखते हैं बेटे तो इसको ऐसे लिखना अच्छा लगता है क्या, B को पहले लिखो IBL sin थीटा, L×B क्या हो गया LB sin थीटा, L×B LB sin थीटा। लेकिन जब उसे बोलते हैं तो LB sin थीटा नहीं बोलते, अच्छा लगता है F इक्वल्स टू IBL sin थीटा, F इक्वल्स टू IBL sin थीटा। पैरामीटर देख, वायर का करंट, जो वायर है जिस पर मेरे को फोर्स निकालनी है, तो ये तो वायर का करंट है, ये फील्ड दूसरे की है, ये रही दूसरे की फील्ड। आ गया कंसेप्ट, करंट अपना, फील्ड दूसरे की, करंट अपना, फील्ड, ये अंदाज है सर, याद करने का अपना अपना अंदाज होता है बेटे। आप एक बात देख रहे होगे, फोर्स हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स से पीछे लग रही है और अब तक चल रही है ये, और अंदाज सिर्फ एक ही है, चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, करंट अपना, फील्ड दूसरे की। ऐसे ही बार मैग्नेट पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर, उसमें होगा पोल अपना, फील्ड दूसरे की। फोर्स लगती जब है जब कोई बॉडी किसी दूसरे की फील्ड में होती है। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ये अपनी फील्ड भी फैलाए बैठा है, वास्तव में इसकी फील्ड की वजह से ये फील्ड फोर्स लगाती है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल जब पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर, तो इसकी फील्ड नहीं, कोई रोल नहीं होता इसकी फील्ड का, ठीक है ना। तो जब बोला जाता है तो फील्ड हमेशा दूसरे की, क्योंकि फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल ये अकेला रखा होता ना, जैसे ये अकेला रखा होता वायर, अकेला, वो फील्ड नहीं होती, ये अपनी फील्ड फैला के रखता, मस्त जिंदगी जी रहा, कोई टेंशन नहीं थी। कहने का मतलब अपनी फील्ड से कभी फोर्स नहीं आती है साहब, फोर्स तभी आती है जब वो तुम दूसरे की फील्ड में जाओगे। तो दैट्स वाई ये फील्ड इसकी होती है दूसरे की, इसे बोलते हैं करंट अपना, फील्ड दूसरे की, करंट अपना, फील्ड दूसरे की। आया नहीं आया, ठीक है बेटे। तो ये डेरिवेशन था F इक्वल्स टू IBL sin थीटा। तुम बारीकी से देखो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं था साहब, टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज था, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल जो था, ठीक है ना, क्या नाम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल थे, उसकी मल्टीप्लाई इससे कर रखी है V×B से, एक चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स से, ठीक है।
तो रोक स्किन को, तो स्किन को रोकने पहले इसमें बेटे 2-4 लाइनें लिख लो, सम्मान में डेरिवेशन है साहब ये, ठीक है। लिख, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट और एक एक लाइन में लिखते जाना बेटे, सही है। लेट जैसे ये स्मॉल n बराबर है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्यूब, पर यूनिट क्यूब लिख दो, पर यूनिट वॉल्यूम लिख लो बेटे, सबसे अच्छा। पर यूनिट क्यूब क्या लिखें, सॉरी, इसको पर यूनिट वॉल्यूम लिखो, पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मतलब यूनिट क्यूब के अंदर, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई इक्वल्स टू बराबर है करंट इन वायर, कैपिटल बी बराबर है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। थीटा एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। CCE लिख दिया करो करंट कैरिंग एलिमेंट, या पूरा आइडियल लिख दो, एक ही बात है, एंगल बिटवीन आइडियल एंड बी लिख दिया, ठीक है बेटे। और उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ये तो लिख चुके हैं ना पहले, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली फिगर बन जाएगी, हाँ बेटे, ये जगह छोड़ करके, जगह छोड़ लो 8-7 लाइन, ये इसको बना लेना आराम से, ठीक है। अब उसके नीचे लिख लो एक बार, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ADL, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट NaDL, ये फोर्स ऑन सिंगल चार्ज एज वी नो, ठीक है। यहां लिख देना एज वी नो, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E से भी दिखा दो, B से दिखा दो, Q V क्रॉस B, ठीक है। तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट ये हो गई साहब, और नेट फोर्स, ठीक है। तो आराम से स्किन को रोक ले, ये वाली फिगर बना देनी है और ये नोट कर लो, लिख लिया बेटे। अब इसके अंदर ना 1-2 स्पेशल केस लिख लो बेटे, ठीक है। स्पेशल केस डायरेक्ट आप लोग अब बात को समझने लग गए, बड़े हो गए, कि हर स्पेशल केस क्या नाम है, डेरिवेशन के बाद स्पेशल केस आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस हेडिंग बना के, तो नंबर फर्स्ट कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, अगर थीटा 0 180 हो जाए तो बोला साइन 0 0, ये साइन 180 भी 0, तो फोर्स की वैल्यू बोल कितनी हो गई, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा IBL साइन 0, दैट्स वाई F इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब अगर यही वायर बेटे सीधा रख दिया जाता ना ऐसे, इसी के पैरेलल, वायर पैरेलल हो जाता, तो फोर्स फील्ड नहीं लगाती, वो क्या नाम है, फील्ड जो है कभी फोर्स अप्लाई नहीं करती। नंबर 2 कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90, तो बेटे साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 के कॉरस्पॉन्ड होती है 1, ठीक है। तो ये एफ मैक्स की कंडीशन बन जाती है बेटे, एफ मैक्स, तो ये वैल्यू हो जाती है IBL डायरेक्ट साइन 91। तो अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन जाता है यहाँ पे कि राइट द मैक्सिमम फोर्स, तो आंसर इज IBL, और राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90, सही ना। कंडीशन, आजकल कंडीशन ज़्यादा फेमस है, तो राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो थीटा 90, राइट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स IBL। बात समझ में आई है। ये दोनों तीनों पे, इन दोनों स्पेशल केसेस पे न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, तो स्क्रीन को रोक के इसको भी नोट कर ले, स्पेशल केस डाल के बेटे उसी के नीचे लिख लिए बेटे। अब ये डेरिवेशन हमने किया फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, आप ना बेटे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है उसको याद करो, हम लोग इसको पहले लिख चुके हैं, ठीक है ना। उस लेफ्ट हैंड रूल के अंदर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये तीनों वैल्यू आती थी।
हमने जब उस फोर्स को, नियम को अप्लाई करना सीखा तो उसके अंदर ना करंट नहीं था, उसमें मूविंग चार्ज पार्टिकल था। मैंने कब अप्लाई करना सिखाया आपको? जब वो मूविंग चार्ज पार्टिकल का कंसेप्ट आया। और नहीं तो नियम बच्चे को पढ़ाया जाता फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। वो नियम बेसिकली इसके लिए है। हाँ, हम उसको जुगाड़, क्योंकि जिधर करंट चलता है उधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, तो हम उसे पॉजिटिव चार्ज के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में है इसके लिए वो, सही है ना। IVL sin थीटा इस वाले के लिए है। तो आपने जहां पर ये स्पेशल केस लिखे हैं उसके नीचे लिखो, उसके नीचे द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर is given by फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग फ्लेमिंग्स तो अप्लाई करते हैं तो अपना जुगाड़ रूल लगाते हैं साहब, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसके अंदर देखो फोर्स किधर लगेगी, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो जिधर जुगाड़ अपना क्या है साहब, जुगाड़ ये है, क्लियर सुन लो, जिधर करंट है ना ये पॉइंट दिखा दो, जिधर फील्ड है हथेली दिखा दो, जिधर अंगूठा उधर फोर्स। करंट किधर जाता है? ऊपर की तरफ। फील्ड किधर है? इस साइड में। हथेली फील्ड की तरफ, हाँ, अंगूठा किधर है? अंदर। इस पूरे वायर के ऊपर जो फोर्स है वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। आप इस वायर को फ्री छोड़ ही नहीं सकते, अगर आप फ्री छोड़ोगे तो अंदर अपने आप अंदर भाग जाएगा अंदर की साइड में। तो दैट्स वाई इन वायर्स को जब ये प्रैक्टिकल किए जाते हैं इनको हिंज किया जाता है, बांधा जाता है, क्योंकि साहब ये फोर्स अप्लाई करे होगा इसके ऊपर। और हाँ है ना, आ जाओ इसके ऊपर पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख बेटे, सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसको मिटा ही देता हूं मैं। क्वेश्चन बना दो, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर AB, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर AB इन गिवन सिचुएशंस, इन गिवन सिचुएशंस। AB वायर के ऊपर फोर्स बताइए दी गई सिचुएशन के अंदर। पहली बात, फोर्स लगती कितनी है? IVL sin थीटा। फॉर्मूले के अंदर I क्या है? वायर का अपना करंट, B क्या है? दूसरे की फील्ड, करंट अपना, फील्ड दूसरे की, करंट अपना, फील्ड दूसरे की। इधर देख, सवाल ये था सब AB वायर के ऊपर फोर्स बताइए। इधर देख, ये एक वायर मुझे गिवन है बेटे जिसके अंदर करंट चलता है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, डॉट डॉट डालते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। और ये वायर का नाम डाल देता हूं मैं XY। क्या नाम है इसका? XY। यहां से R की दूरी पर, यहां से R की दूरी पर ये एक वायर और है, इस वायर का नाम है AB। AB मत बेटे आप ना AB को PQ कर लो, क्योंकि हम ना फील्ड को B से दिखाएंगे, PQ कर देते हैं, PQ। ये PQ वायर है, सही है। मुझसे कहता है इस वायर के ऊपर फोर्स बताइए, और मैं आपको करंट की वैल्यू दोनों में प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें दे देता हूँ 10 एम्पियर और इसमें दे देता हूँ 5 एम्पियर। और ये 20 सेंटीमीटर का वायर है। कितने का है? 20 सेंटीमीटर का। आर की वैल्यू भी बेटे जब ये वैल्यू डाल दी है तो इसको जनरलाइज नहीं करते, वैल्यू ही ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं। डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। रहा है ना। सवाल मुझसे पूछा गया ए बी वायर के ऊपर, सॉरी पी क्यू वायर के ऊपर फोर्स बताइए। पी क्यू वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करिए। एक तो न्यूमेरिकल, आधे बच्चे न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं। जब भी न्यूमेरिकल जो बेस, जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना बेटे, वो जिंदगी में नहीं डरेगा। बच्चे ने क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया, कहता है पी क्यू के ऊपर फोर्स पूछता है, फोर्स क्यों लगेगी साहब? ये इसकी फील्ड में है। मैंने आपसे बोला ना किसकी फील्ड में हो सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। क्या आज इसकी फील्ड में दे रखा है? हाँ। तो सबसे पहले ये देख ले इसकी वजह से फील्ड किधर है। बच्चा बोला सर इसकी वजह से यहाँ पे देखता हूं तो इनवर्ड फील्ड आती है। कैसे आती है? इनवर्ड फील्ड है, इनवर्ड दिखा दिया है। अब जो मेरा वायर पी क्यू है वो इनवर्ड फील्ड के अंदर आ गया। वायर के अंदर चलने वाला करंट मुझे ऊपर दिया हुआ है, करंट ऊपर है, फील्ड अंदर है। क्या फोर्स इस साइड में आ जाएगी? हाँ। इस वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स वो इस साइड में है, पूरे वायर के ऊपर है, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, हर चार्ज पार्टिकल पे नेट इधर आएगी। रही बात फॉर्मूला अप्लाई करने की, तो हमेशा ऐसे बोलेंगे करंट अपना, फील्ड दूसरे की, खत्म। अपने के लिए 1 लगा लो, दूसरे के लिए 2 लगा लो, याद रह जाता है। करंट अपना, फील्ड दूसरे। अपने वायर में करंट कितना है सर? 5 एम्पियर है। फील्ड किसकी है सर? लॉन्ग स्ट्रेट वायर की है।
लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना करंट लेके चलता है 10 एम्पियर, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला मुझे याद है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये अपने वायर की लेंथ होती है। थीटा वायर करंट का और फील्ड के बीच का एंगल होता है, ये हो गया sin 90। जिस वायर के ऊपर आप फोर्स निकालते हैं उसी का तो आइडियल और 90 देखा जाता है। हाँ, sin 90 हो गया 1, कितना 1। तो तेरे पास ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, तो हो गया ये हो गया 5 इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ये तो वाला 5 म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। लेंथ आई, ये आई बेटे इसका है, ठीक है ना, दूसरे वाला चल रहा है, ये 10 दे रखा है मेरे को, ठीक है। डिवाइड बाय आर मुझे दे रखा 5 सेंटीमीटर, -2 लगा के मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये लेंथ दे रखी है मुझे 20 सेंटीमीटर। अरे हाँ तो बोल यार, क्वेश्चन को समझ दोबारा। फॉर्मूला था IBL sin थीटा, करंट अपना फील्ड दूसरे की, दूसरा कौन है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अपनी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर है, sin 90 हो गया। ये वैल्यू 5 दे रखी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की 2 इंटू 10⁻⁷, I2 की वैल्यू 10, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर। कुछ कैंसिल आउट होता है, हाँ सर, कुछ गायब हो जाता है। ये गया -2 से -2 गया, जो कुछ बचा वो आंसर है। तो ये बचा सर 2 इंटू 2, और सर 2 और 2 ये 4 हो गया बेटे, ठीक है 4, ठीक है ना। और 2 0 ये हो गई, इसे काट देगा -5 बचेगा, 10⁻⁻5 न्यूटन, ये आंसर आया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अपने आप सही कर लेना। और हाँ तो बोल यार, बात समझ में आई है, ठीक है सर। करंट अपना फील्ड दूसरे की, साहब ये रिलेशन, ये क्या नाम, लाइन नहीं है, ये जन्नत है, जन्नत। अब देखो यही वायर है, इसको रखने का अंदाज देखियो, देख मुझे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये दे दिया, कहता है ये XY है, ठीक है सर, और इसके अंदर करंट चलता है I1। अब देख I1 लिख दिया, कहता है यहाँ से एक वायर ये रखा हुआ है, ये एक वायर है, इसके अंदर जो करंट चलता है वो I2 है, इसकी लेंथ मुझे L दे रखी है, ये PQ है, ये वो PQ है जो मुझे चाहिए, और इसकी लेंथ मुझे L दे रखी है, और ये डिस्टेंस यहाँ से इस वाले एंड का मुझे A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A। कहता है PQ वायर के ऊपर फोर्स बताओ। बच्चा बोला इसमें क्या है सर, करंट अपना फील्ड दूसरे की, करंट अपना फील्ड दूसरे की, ठीक है। पहले दूसरे की फील्ड देखो, यहाँ से यहाँ तक देखने गया, फील्ड तो इनवर्ड मिली, ये तो सच्चाई है, फील्ड इनवर्ड है, लेकिन एक समस्या मिली फील्ड के अंदर। देखो इन दोनों कंसेप्ट में अंतर देखना। ये जो वायर है ना बेटे, ये इसकी लेंथ इधर दे रखी है, तो जिस इसकी फील्ड में जब ये आया होगा तो इस पूरे वायर के ऊपर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि तू जानता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर जब फील्ड पैदा करता है तो इन्वर्सली टू आर होती है। जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाएगी। अब इसके अंदर क्या था, यहां से हर एलिमेंट का, कहीं पे भी एलिमेंट ले लूं, आर फिक्स था, मतलब ये दूरी फिक्स थी, तो दैट्स वाई पूरे के पूरे वायर के ऊपर जो फील्ड आई थी वो यूनिफॉर्म थी। एट एनी इंस्टेंट रखोगे तो हर जगह फील्ड बराबर आई, हर एलिमेंट पे बराबर है। यहां पर हर एलिमेंट पर अलग है। अगर ये फील्ड हर एलिमेंट के ऊपर अलग है तो दैट्स वाई हम अब डायरेक्ट इसको इंडिकेट नहीं कर सकते, तो आपको ये कंसेप्ट लेना पड़ेगा किसका, एलिमेंट का। तो मैंने क्या काम किया बेटे, यहां से x की दूरी पर जाकर, किसकी दूरी पर जाकर, यहीं लिख देता हूं, x की दूरी पर जाकर dx का एलिमेंट ले लिया बेटे, एक एलिमेंट लिया ये dx चौड़ाई का, और कितनी दूरी पर, यहां से x की दूरी पर, और ये डिस्टेंस मुझे उसने पहले से गिवन किया हुआ है, इस वाले एंड का क्या है, a है। ये आपको बात समझ में आई कि यहाँ पे एलिमेंट क्यों लेना पड़ा इस वायर के ऊपर। वो इसलिए लेना पड़ा साहब, जो फील्ड है वो पूरे वायर पे यूनिफॉर्म नहीं थी, तो हम एलिमेंट पे लिख देंगे, किस पे लिखेंगे, एलिमेंट पे, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो आजा साहब लिख फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला सर, करंट फोर्स इक्वल्स टू, करंट अपना, अपना कौन है, I2 है भाई, आज देख ले, अपना मतलब I2, करंट अपना, फील्ड दूसरे की, तो फील्ड दूसरे की, ये आंसर आएगा। अरे हाँ तो बोल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर। अब तो एक बात बता, लेंथ
एल ली जाएगी नहीं, लेंथ ली जाएगी dx। ये ध्यान रखना बेटे, ये ली जाएगी dx और साइन हो जाएगा 90, क्योंकि एंगल तो देख ले बेटे, करंट मेरा इस साइड है, फील्ड अंदर है, तो साइन 90। ये फोर्स आई है एलिमेंट के ऊपर, किसके ऊपर? एलिमेंट। और आपको टोटल फोर्स चाहिए तो साहब आप इसको इंटीग्रेट करो, I2 B1 तो उसी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x इंटू डी एक्स। पकड़ फॉर्मूले को, वायर dx का था ना, तो यहाँ से x की दूरी पर कितनी फील्ड आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x सही है, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दे। तो सर म्यू नॉट और I1 I2 ये कांस्टेंट हो गया, अपॉन में 2 पाई भी आ गया, इंटीग्रेशन हो गया 1/x dx। 1/x dx कहाँ से कहाँ तक? सर बच्चा ज़्यादा एलिमेंट यहाँ ले सकता था, मैक्सिमम यहाँ तक ले सकता है, वायर तो यहाँ से यहाँ तक ही है। मतलब यहाँ से कंसीडर करूँ तो यहाँ से ज़्यादा a की दूरी से लेकर के a प्लस l तक की दूरी जा सकते हो आप। लिमिट कौन बताता है? एलिमेंट। बोल सही है नहीं? 1/x log x, तो यहाँ से आ गया बेटे, ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई, सीधे लिख रहा हूँ 1/x log x, ठीक है बेटे, अपर माइनस लोअर, तो दिस इज लॉग ऑफ a प्लस l अपॉन में a। ये स्टेप समझ में आया? log a माइनस log b, log a बाई b, log a बाई b, ठीक है ना। ये आ जाएगा log x, चलो लिख देता हूँ इस स्टेप को, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट ऑफ I1 I2 अपॉन में 2 पाई लॉग ऑफ x, कहाँ से कहाँ तक? a से a प्लस l तक, ठीक है। और उसके बाद ये आंसर रहा। तो बोल, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया? इसमें ऐसा क्यों हुआ था कि ये डायरेक्ट अप्लाई हो गया, और इसमें ऐसा क्यों हुआ कि एलिमेंट लेना पड़ा? एक बच्चा बोला कि कल को सर ना तो ऐसे आए ना ऐसे आए, तिरछा आ जाए तो। देख भाई, पहली बात तो आना नहीं है सीवीएस में, और दूसरी बार आ जाए तो बड़े बच्चे को क्या, वो जो वायर ऐसे रखा है वो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग। इसकी फोर्स अलग निकलेगी, उसकी अलग निकलेगी, दोनों को वेक्टर सम करूंगा, नेट आंसर आएगा। और हाँ तो बोले यार, ठीक है बेटे, सीबीएसई के अंदर इसे कोई लेना देना नहीं है, इतना आ जाए सफिशिएंट है। रोक स्क्रीन को फटाफट लिख लिया बेटे। चल, ये सवाल बनते हैं यहाँ पर। अब सोर्स कौन हो सकता है? मैंने कहा ना, ये क्या नाम है, करंट अपना, फील्ड दूसरे की। दूसरा कौन कौन हो सकता है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बोल सही है। दूसरा हो सकता है सर्कुलर लूप, और तीसरा हो सकता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के क्वेश्चन तो बेटे जब सोलेनॉइड टॉपिक आएगा उसके अंदर होंगे, ठीक है। अब रही बात लूप की, एक कंसेप्चुअल देख ले इसके ऊपर, बड़ा प्यारा सवाल बनता है। ये मुझे करंट कैरिंग लूप दे दिया साहब, ये करंट चलता था, ठीक है, करंट इसके अंदर चलता था I1, और इसकी एक्सिस के अलोंग एक वायर रख दिया जिसके अंदर करंट चलता है I2। लेंथ मुझे L दे रखी है, कहता है फोर्स बताइए, कहता है फोर्स बताइए। एक वायर रख दिया गया है, करंट कैरिंग वायर अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, और घुमाने के लिए जानबूझ के लूप में टर्न्स भी देता है कि लूप के अंदर जो टर्न्स हैं वो N1 N है साहब, टर्न्स कितने हैं? N। कहता है फोर्स बताओ। एक बच्चा चुपचाप बैठा हुआ, सर फोर्स जब लगती है जब कोई करंट कैरिंग वायर दूसरे की फील्ड में होता है। यहाँ किसकी फील्ड है? लूप की है। लेकिन सर आप ध्यान से देखिए, वायर जहाँ पर रखा हुआ है वो एक्सिस है, और लूप हमेशा एक्सिस के अलोंग ही फील्ड जनरेट करता है, एक्सिस के अलोंग ही फील्ड जनरेट करता है। कहने का मतलब है तू कहीं पे भी फील्ड निकालेगा ना बेटे, इस एक्सिस पे कहीं पे भी, ये अगर हिसाब की तरफ है तो इधर आएगी, बोल सही है। तो एक प्रकार से जो वायर रखा हुआ है वो पैरेलल फील्ड के अंदर ही हो गया, बोल सही बात है। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? 0। तो F की वैल्यू हो जाएगी, करंट तो अपना और फील्ड दूसरे की, और L साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे तो 180 बन रही है बेटे, क्या बनती है? 180, और इस 180 के कारण आंसर हो गया 0। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप? तो आंसर इज 0, आंसर इज 0। बात समझ में आई है? अब स्क्रीन को रोक, 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं और बेटे। आजा बेटे, न्यूमेरिकल देख। अब ये 2-3 न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे ना बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कंसेप्ट वही है, करंट अपना फील्ड दूसरे की, बस थोड़ा पूछने का अंदाज अलग है। मुझसे देख क्या कहता है। एक वायर है जिसका मास 200 ग्राम है, एक वायर है, मास कितना है? 200 ग्राम। लेंथ मुझे दे रही है 1.5 मीटर।
कितनी 1.5 मीटर। वायर के अंदर करंट चलता है 2 एम्पियर। ठीक है साहब, सवाल क्या कहता है, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1.5, कैरिंग करंट 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। एक वायर है, अगर सीधे शब्दों में आपसे कहूं तो एक करंट कैरिंग वायर है साहब, हवा में रोकना है, हवा में। तो बताइए फील्ड किधर अप्लाई करूं कि ये हवा में रुक जाए, और कितनी अप्लाई करूं, किधर अप्लाई करूं और कितनी अप्लाई करूं, ये सवाल है। तो स्क्रीन को रोक, पहले क्वेश्चन को नोट कर ले आराम से। इधर देखो, सवाल समझ दोबारा क्या है। एक करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है साहब, उसने करंट का नहीं दिया, करंट किस साइड है गिवन ही नहीं है कुछ, तो अपनी मर्जी से जब फिगर में जो आप दिखा दोगे फिर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चलेगी। सही है, रिप्रेजेंटेशन भी। तो एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर 2 एम्पियर करंट चलता है, 200 ग्राम का है। कहता है किधर फील्ड अप्लाई करूं और कितनी अप्लाई करूं कि हवा में रुका रहे, मतलब मिड एयर, बीच में हॉरिजॉन्टल है ना, ये किधर अप्लाई करूं कि हवा में रुक जाए। एक बच्चा चुपचाप बोला इनवर्ड फील्ड अप्लाई कर दो। किधर अप्लाई कर दो, इनवर्ड। ऐसा क्यों हुआ साहब, इनवर्ड फील्ड अप्लाई करिए आपने, वो इसलिए हो गया, ध्यान से देख, इस वायर का खुद का mg नीचे है, ये हवा में रोकने का मतलब क्या है, वो मुझसे कहता है हवा में रोकना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसका वेट बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके ऊपर हम हर हालत में अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैग्नेटिक, भाई मैग्नेटिक का जिक्र है तो सिर्फ मैग्नेटिक ही कंसीडर होगी, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर तू मैग्नेटिक फोर्स ऊपर चाहता है, जिस वायर के अंदर करंट इधर चलता है, क्या नियम के अनुसार फील्ड अंदर आनी चाहिए, यस, फील्ड किधर होनी चाहिए, अंदर। इसलिए मुझे पता चल गया फील्ड अंदर है। हाँ, अगर तू इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन में ही करंट इधर ले लेता, 2 एम्पियर इधर ले लेता, क्यों क्वेश्चन वाले ने गिवन नहीं किया है, तो mg नीचे है तो फोर्स ऊपर करनी थी, क्या फील्ड आउटवर्ड देनी पड़ जाती, बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में आ चुका है, तो जब एग्जाम के अंदर आप करंट की डायरेक्शन जैसे रिप्रेजेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को रिप्रेजेंट कर देना, बाकी कुछ नहीं था साहब। सही है। अगर फॉर मिड एयर सस्पेंशन, फॉर मिड एयर सस्पेंशन, वो चाहता है मेरे से इसको हवा में रोकना, तो क्या मैं mg को मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस कर दूं, यस, तो mg मस्ट बी इक्वल्स टू IBL sin 90। उसने बोला था ना हॉरिजॉन्टल वायर है तो फील्ड 90 के साथ, फील्ड अंदर अप्लाई करूंगा, ये 90 sin 91, उसने b की वैल्यू बोली थी, b इक्वल्स टू हो गया mg अपॉन में IL। ये रिलेशन ना बेटे काफ़ी तरीके से अप्लाई होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, मास 200 ग्राम दे रखा है सर, चुपचाप किलोग्राम में बदल लिया। न्यूमेरिकल हमेशा SI में सॉल्व करते हैं बेटे, ठीक है, या तो सारा न्यूमेरिकल CGS में हो या सारा SI के अंदर हो, ठीक है। करंट मुझे 2 एम्पियर दे रखा, लेंथ मुझे दे रखी है 1.5 मीटर, सॉल्व कर 0.65 टेस्ला। तो सारा डाटा SI में डाला है तो ये भी SI में आएगा, ठीक है ना, 0.65 टेस्ला। ये छोटा सा आंसर था साहब, रहा तो बोल, क्वेश्चन समझ में आया ना। देख ले, फॉर्मूला वही लगा, करंट अपना, फील्ड दूसरे की, लेकिन उसको अप्लाई करने का अंदाजा अलग था। वेट बैलेंस करा गया, ठीक है बेटे, रोक स्क्रीन को फटाफट ले, आ जा बेटे। नेक्स्ट देख, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे, चीज़ वही है जो अभी क्या रहा है ना, कंसेप्ट बिल्कुल वही है, बस अंदाजा लगा पूछने का। देख क्वेश्चन कहता है कि अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर and mass 60 gram is suspended by 2 vertical wires at its ends. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. First, what magnetic field should be set up normal to the conductor in order that the tension in the wire is 0? ठीक है साहब। और what will be the total tension in the wire if the direction of the current is reverse, keeping the magnetic field same as before? Ignore the mass of the wires. Ignore the mass of the wire, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, और G की वैल्यू 9.8 दे रखी है, मतलब जी को 9.8 कंसीडर करना। क्वेश्चन समझ में आया साहब? पहले स्क्रीन को रोक, इस क्वेश्चन को नोट कर ले आराम से। अब देख क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है बेटे कि एक रॉड है, करंट कैरिंग रॉड है एक, सही है, ये रॉड है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, इसमें करंट चलता है। इस रॉड को 2
वायर की सहायता से इस हिसाब से, ठीक है, लटका के रखा हुआ है। ये 2 वायर है, 2 वायर की सहायता से इसको रॉड को आपने लटकाया हुआ है, ठीक है। इस वायर के अंदर करंट चलता है, लेकिन आपको वायर का मास कंसीडर नहीं करना है, वायर का मास कंसीडर नहीं करना है। उसने बोला ये वायर्स हैं बेटे, ठीक है, ये तो अपनी रॉड हो गई और ये वायर्स हो गए। 60 ग्राम की हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ 0.45 मीटर है, तो यहाँ लिख देता हूँ ये 60 ग्राम की है और 0.45 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और करंट चलता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट चलता है। किसकी सहायता से चलता है? ये चलता है इनकी सहायता। मान लो इधर से करंट चलाया, मैं करंट दिखा नहीं रहा इसके अंदर क्योंकि टेंशन शो करनी है। करंट मान लो इधर से चल करके ऐसे चलाया आपने, फिर सप्लाई बैटरी लगी होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। और करंट उसने इस साइड दे रखा है मेरे को, कितना? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज 0। कितनी फील्ड लगाऊं वायर में टेंशन 0 हो जाए? बच्चा बोले सर पहली बताओ वायर में टेंशन आई क्यों? कॉमन सेंस कहती है साहब क्या कि पहली बात तो दोनों एंड के ऊपर है तो टेंशन सेम होगी बेटे, ठीक है। क्या होगी? सेम। कि इसके अंदर टेंशन जो आई है वो इसके वेट को बैलेंस करती है। वायर में टेंशन क्यों आएगी? वेट लटका हुआ है सब, आइडेंटिकल, मतलब यूनिफॉर्म रॉड है, दैट्स वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होगा, तो mg को बीच में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको याद होगा अपने कुछ ऐसा क्वेश्चन ना इस हिसाब के क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं, टॉर्क क्या नाम है 11th के रोटेशन के अंदर, मूवमेंट कंजर्व करने वाली। एक अच्छी बात है, ऐसे यूनिफॉर्म दिए बीच में आ गया, mg साइड में भी हो सकता था, रहा तो फिर मूवमेंट पे चला जाता है सवाल। हाँ, कहता है कितनी फील्ड अप्लाई करूं कि टेंशन 0 हो जाए? बच्चा बोला सर ये फिर वही सवाल आ गया। अगर आपको टेंशन 0 करनी है और फील्ड को अप्लाई करके, तो आपने करंट फिर इस साइड लिया है, तो दैट्स वाई आप फील्ड यूनिफॉर्म अप्लाई करिए इनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आप इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर तुरंत एक FM जनरेट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपको कुछ नहीं करना, आपको FM mg के बराबर रख देना है। देखो सवाल को घुमाने का अंदाज, पहले सवाल में तो साफ कह गया कि साहब वाई उसको mg को बैलेंस करना है, FM बताओ, वो b बताओ, जो भी है कितना लगेगा। अब एक बार बोलता है कि कितना फील्ड अप्लाई करूं कि टेंशन 0 हो जाए। क्या ये वही सवाल है? हाँ ये वही है, लेकिन साहब ये NCERT है, सीधे मुंह बात नहीं करती है ये, ठीक है ना। F किसके बराबर? mg के, ठीक है बेटे। और FM तू जानता ही 90 का एंगल है, सीधा लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा IVL sin 90 मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कि IVL mg के बराबर है। ये इक्वेशन मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। उसने बताया b की वैल्यू बता दो, तो mg अपॉन में I इंटू L, सारा डाटा दिया बेटे। 60 ग्राम किलोग्राम, g को 9.8 लेने के लिए बोला है, I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, लेंथ मुझे दिया हुआ 0.45 मीटर। क्या सारा डाटा SI के अंदर है? हाँ सर, ठीक है। चुपचाप इसको सॉल्व करिए बेटे, जैसे तू उसको सॉल्व करेगा 0.26 टेस्ला आंसर आएगा। NCERT है, ठीक है बेटे, डायरेक्ट याद है। कितना आंसर आएगा? 0.26 टेस्ला। अरे आया नहीं आया? अब देख सेकंड पार्ट में कैसे घुमाने की कोशिश करता है, ये घुमा रहा और कुछ नहीं। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तूने। अब तुमको बड़े बच्चों सोच के बताओ, ये सिचुएशन थी, ये 2 वायर थे, इस हिसाब से कहानी थी। अब करंट तूने इधर कर दिया, फील्ड बदली नहीं, करंट इस साइड कर दिया। साहब करंट अगर तेरा इस साइड आ गया और फील्ड कहता है बदलनी नहीं है, फील्ड सेम रखो, mg पहले से नीचे था। अब लगाइयो, नियम लगा क्या कि करंट तेरे पास, तेरे इस साइड है, फील्ड अंदर है, क्या ये फोर्स नीचे आ जाएगी? हाँ, तो इस सिचुएशन के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ना बेटे, वो भी नीचे आ जाएगी। न बैठे बैठे देखो, हाथ चलाते रहा करो, जब तक आप खुद डायरेक्शन नहीं देखोगे ना बेटे, मज़ा नहीं आएगा ये। उसने कहा बी को नहीं बदलना, करंट को रिवर्स कर दो। करंट इधर लिया था, इधर कर दिया। उसने बोला नहीं था इधर लेना है फर्स्ट पार्ट में, मैंने ले लिया, अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चलाऊंगा। रिवर्स किया, जैसे इसको रिवर्स अप्लाई किया, फोर्स नीचे आ गई। बच्चा बोला सर ये तो कहानी उल्टी हो गई, उल्टी पड़ गई। क्या अभी तक तो ये बैलेंस हो जाती थी फर्स्ट में,
अब ये तो जुड़ेगा उड़ गई जाके। तो बोलिए नई टेंशन जो जनरेट होगी सिस्टम के अंदर, न्यू टेंशन विल बैलेंस, किसको बैलेंस करेगी? mg प्लस fm को। रहा तो बोल mg प्लस fm, और mg कितना, fm कितना है? fm है IBL। तो ध्यान से देख, IBL mg के बराबर है इस सिचुएशन के अंदर, है ना, वही डाटा चेंज नहीं हुआ। तो दैट शुड बी mg प्लस में mg इक्वल्स टू 2mg। ठीक है, तो 2 मास कितना दे रखा है? 60 ग्राम, 60 10⁻⁻³ किलोग्राम हो गया। जी की वैल्यू 9.8। और आया नहीं आया, बात सही है बेटे। तो सॉल्व कर ले, ये हो जाएगी 1.176 न्यूटन। जब सॉल्व करके लाएगा ना इसको 1.176 न्यूटन, ये आंसर आएगा डबल। और आया नहीं आया तो रोक स्क्रीन को और फटाफट नोट कर ले बेटे। आ जा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चीज़ वही है, बस पूछने का अंदाज अलग है। पूछने का अंदाज आप ना आराम से पहले एक बार स्क्रीन को रोक के इस क्वेश्चन को समझिए, लिखिए ये क्वेश्चन है क्या। देख क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि साहब एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर है? 30 पर। उसके ऊपर एक करंट कैरिंग वायर रॉड रखी हुई है दैट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसके पैरेलल? हॉरिजॉन्टल के। और फील्ड अप्लाई करी गई है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर 0.15 टेस्ला की, 0.15 टेस्ला। क्वेश्चन मुझसे कहता है साहब बताइए कितना करंट वायर के अंदर चलाऊं कि ये रॉड बैलेंस हो जाए। ठीक है, रॉड क्या रह जाए? स्टेशनरी रह जाए। बट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द करंट कैन द रॉड रिमेन स्टेशनरी। इधर देख बेटे, क्वेश्चन मैं समझाता हूं, पहले इधर देख। मुझको एक इनक्लाइंड प्लेन गिवन है 30 के एंगल पर, और उसके अंदर ये, उसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है। अब ये वायर ना फिगर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, ये कहानी है इसकी। जैसे ये इनक्लाइंड प्लेन है, ये चलो ये NCERT भी हमारी ये 10-12 साल से ये NCERT काम दे रही। ये ऐसे रखा, ये इंक्लाइंड प्लेन है साहब, ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे। अब इसके ऊपर जो वायर है आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो वायर ऐसे रखा हुआ है बेटे, ऐसे। तो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है उसका, ये ठीक है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। मुझसे कहता है कि कितना करंट चलाऊं वायर स्टेशनरी रह जाए। ठीक है साहब, अब तुम एक बात जानते हो कि भाई स्टेशनरी रहने का मतलब इस पर नेट फोर्स 0 करनी है। फोर्स कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? सर ये कॉमन सेंस है कि इसका एक तो mg रहा होगा नीचे, और उस mg की वजह से जो इस साइड फोर्स आ रही होगी वो mg sin थीटा होगी। कुछ भी हो जाए आप ना इसको mg sin थीटा को बैलेंस कर दो। आप लोग जानते हो mg sin थीटा बैलेंस हो जाना चाहिए, रुक जाइए। ठीक है, फील्ड किधर दी है? उस न्यूमेरिकल वाले ने बोला है कि फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। फील्ड किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन। आप बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इंक्लाइंड प्लेन को नहीं दिखा, रॉड दिखा रहा हूँ। ये आज रॉड ऐसे रखी हुई है, इसके ऊपर फील्ड अपवर्ड है। फील्ड किधर है? अपवर्ड है। मुझको mg sin थीटा बैलेंस करना है तो कॉमन सेंस कहती है कोई ना कोई फोर्स इस साइड होनी चाहिए। जो फोर्स इस साइड होगी वही इस mg sin थीटा को बैलेंस कर सकती है। बात तो सही है यार, जो फोर्स उस साइड होगी वही बैलेंस करेगी। चलो ठीक है, मेरा दिमाग एक तो काम कर रहा था कि फोर्स मुझे उस साइड में चाहिए। फील्ड किधर है? अपवर्ड है। ध्यान से देखना, अगर मैं करंट इसमें अंदर की साइड चला दूं, अंदर की साइड, और फील्ड अपवर्ड, तो फोर्स उधर आ जाएगी। देख ध्यान से, एक करंट अंदर की तरफ, फील्ड मुझे अपवर्ड दे रखी है, फोर्स इस साइड आ गई। मेरा आपसे कहने का मतलब है जब आप इस वायर के अंदर इनवर्ड करंट चलाओगे ना बेटे, इनवर्ड करंट, इनवर्ड का साइन है, तो फोर्स अपने आप इस साइड में आ जाएगी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड। बोल सही बात है, फोर्स उस साइड आ गई, और इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट हर हालत में इधर जाना चाहिए। ये आप थीटा एंगल है 30 का है, ठीक है, ये एंगल 30 है, तो कैलकुलेट करके देख ले, ये भी 30 ही आ रहा है। ठीक है बेटे, क्योंकि हम लोग याद होगा आपको, जैसे इधर mg cos थीटा करते हैं तो 30 आता है, वो 90 हो गया, ये कॉमन हो गया, 90 माइनस वो क्या नाम है, थीटा वापस आ गया। तो ये वाली जो फोर्स है तेरे पास, ये तेरे पास आ जाएगी Fm cos थीटा, Fm cos थीटा। बोल बात समझ में आई है? ध्यान से सुन, वो मुझसे कहता है वायर स्टेशनरी होना चाहिए, फोर्स सिर्फ एक ही लग सकती है, कौन सी? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस साइड में आती है? अगर इस साइड में आ रही है तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर जाएगा, और जो उसका कंपोनेंट जाएगा वो उसको बैलेंस करेगा। खत्म हुई कहानी।
कहने का मतलब सिचुएशन में ये कहा गया था फॉर स्टेशनरी फॉर इक्विलिब्रियम कि एफ एम कॉस थीटा हर हालत में एम जी साइन थीटा को बैलेंस करना चाहिए। एम जी साइन थीटा को बैलेंस करना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? ये होती है करंट अपना फील्ड दूसरे की, तो दैट इज आई बी एल साइन 90, आई बी एल साइन 90, और ये कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये बात तुमको समझ में आई है साइन 90 क्यों लिया है? क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है तो करंट और फील्ड के बीच का ये रॉड रखी हुई है, करंट इसमें अंदर है, फील्ड ऊपर है, दैट्स वाई ये 90 है। ठीक है, मुझे आई चाहता था तो ये तो 1 हो गया, तो ये हो जाना चाहिए एम जी कॉस अपॉन में गया, ये हो गया टेन थीटा, और ये डिवाइडेड बाय ये वाला बी इंटू एल। क्या ये कंसेप्ट समझ में आता है? हाँ तो बोल यार, बस खत्म हुआ बेटे। मास बोल कितना दे रखा था? अच्छा एम बाई एल डायरेक्ट दे रखा बेटे, सही ना, 0.30, ये एम बाई एल डायरेक्ट हो गया, जी की वैल्यू 9.8, ये हो गया tan ऑफ 30 डिग्री, और डिवाइड बाय फील्ड दे रखी है 0.15 टेस्ला। क्या सारा डाटा है सही में? हाँ सर सारा डाटा। तो इसको सॉल्व करके लाएगा 11.32 एम्पियर आंसर आ रहा है। अरे हाँ तो बोल यार 11.32 सॉल्व कर लेना अपने आप, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सही कर लेना। और आया नहीं आया? रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे। तो ये इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स थे बेटे, ठीक है। ये मेरी आपसे गारंटी है कि सीबीएसई से बाहर क्वेश्चन को नहीं लेकर के जाएगी, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले वाला ही है बेटे, पहला जो हुआ है जिसको अंदर आप लोगों ने एमजी को बैलेंस किया था, ठीक है। बस बताऊँ ये क्वेश्चन आगे जाके थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा हल्का सा। हमने जो यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करी इनवर्ड, ये जनरेट करी जाएगी सोलेनॉइड से, तो उसने हमको बस बी की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी, नहीं तो वहाँ सोलेनॉइड देगा तो हम लोग उसको बी की वैल्यू डालेंगे म्यू नॉट एन आई। तो क्वेश्चन यही रहता है, थोड़ा सा अंदाज और बदलेगा आगे जाके, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हो गए। अब ना बेटे इसके ऊपर एक जन्नत लिख, जन्नत कंसेप्ट लिख ले या फिर लिख ले जन्नत। बच्चा बोला जन्नत, हाँ साहब। पहले आप कंसेप्ट को समझिए फिर तुम्हें पता चलेगा जन्नत क्या चीज़ है। ये जो टॉपिक पढ़ाया गया बेटे ये लॉन्ग वायर के लिए पढ़ाया गया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। पर ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि वायर हमेशा ही स्ट्रेट हो। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वायर टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही है, क्लियर सुन लो, सिलेबस में लॉन्ग ही है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा अंदाज बदल देता है। के बाद देखो, मान ले बेटे ये यूनिफॉर्म फील्ड है इनवर्ड, ये इनवर्ड फील्ड है, ठीक है साहब। इस इनवर्ड फील्ड के अंदर मैं एक वायर कंसीडर कर लेता हूं, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है जिसके अंदर करंट चलता है, ये सही है। यहां से यहां तक के पोर्शन की लेंथ को L1 मान लेता हूं, यहां से यहां लेकर के यहां तक की पोर्शन की लेंथ को L2 मान लेता हूं, और यहां से यहां तक की पोर्शन जो लेंथ है उसे L3 मान लेता हूं। और ये वायर रखा हुआ है बी फील्ड के अंदर, और करंट इसके अंदर सेम है, आई करंट चलता है तीनों में, बस एक ही वायर है, बस बेंड कर रखा है वो। मेरे से कहता है वायर के ऊपर फोर्स लिखिए, वायर के ऊपर फोर्स, ठीक है साहब कोई बात नहीं। इस वाले वायर के ऊपर फोर्स बता किधर आएगी? बच्चा बोला फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, फोर्स इस साइड आएगी, मतलब इसके ऊपर नॉर्मल होगी और फोर्स इस साइड लग रही होगी, बात तो सही है। इस पहले वायर के ऊपर, ठीक है। दूसरे पे बोल सर, दूसरे के ऊपर फोर्स देखोगे तो इस साइड आ रही होगी F2, ठीक है साहब। तीसरे पे बोल, तीसरे पे फोर्स ऊपर जा रही होगी F3, बात सही है। कैसे पता चला? ये नियम, करंट इधर फील्ड है, ये आ गया, ठीक है सर। तो जो फोर्स आ रही है तीनों के ऊपर अपवार्ड है, ठीक है, मतलब अपवार्ड तो इधर इधर इधर। सर आपने मुझसे कहा नेट फोर्स निकालिए, तो नेट फोर्स का मतलब है तीनों को जोड़ दो, तीनों फोर्स को जोड़ दो। सर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है ऐसी, तो भाई एक डायरेक्शन में होती जुड़ जाती है, तो अलग अलग डायरेक्शन है, तो बोलिए एफ नेट किसके बराबर? तो एफ नेट बराबर होना चाहिए वेक्टर सम ऑफ पहली फोर्स जमा में दूसरी फोर्स जमा में तीसरी फोर्स। बिल्कुल सही है सर। पहली फोर्स कितनी है? पहली करंट तीनों के अंदर आई लिया गया बेटे, ठीक है, करंट सेम चल रहा है ना, आई बी एल, सही है। तो आई बी एल से एल क्रॉस भी लिख लो, तो आई L1 क्रॉस बी पहली, ठीक है सर, प्लस आई L2 क्रॉस बी, बिल्कुल सही है सर, प्लस आई L3 क्रॉस बी, बिल्कुल सही है सर। करंट तीनों में सेम है, फील्ड सेम है, दैट्स वाई, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेट कर इसको, आई
L1 प्लस में L2 प्लस में L3, बिल्कुल सही है सर, और क्रॉस भी। अरे हाँ तो बोल, बात वही है, अरे हाँ है ना, हाँ सर वही। अब इसको ध्यान से देखिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या है? L1 प्लस L2 याद है आपको? पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ कभी बारीक में पढ़ाया जाता आपको, ठीक है ना। तो अगर तू ध्यान से देखा, अगर मैं तेरे को यही चीज़ दिखाऊं बेटे कि L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इनका वेक्टर सम है। वेक्टर सम का मतलब जो रिजल्टेंट, जो क्लोजिंग साइड होती है ना पॉलीगन की, जो क्या होती है, क्लोजिंग साइड, वो रिप्रेजेंट करती है। तो L1 L2 और L3 को तू जोड़ेगा ना, तुझे ये चीज़ मिल जाती है बेटे, ये चीज़ मिलके तैयार हो जाती है, ये वाली लेंथ। और इस लेंथ को मैं डाल देता हूँ आपके लिए L। क्या डाल दिया? L। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? ये 3 लेंथ थी, जब उसका वेक्टर सम करेंगे तो क्लोजिंग साइड बन के आएगी, बिल्कुल सही है सर। तो आपसे कहने का मतलब है, ये फॉर्मूला जनरेट हो गया I = L क्रॉस B। बच्चा बोले सर ऐसा मजाक क्यों करते हो? ये जब से हम लोग पढ़ रहे हैं F = IBL, वही तो है IBL साइन, बिल्कुल सही है सर। फिर यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुनिए बेटे, इस IBL फॉर्मूले के अंदर जो L आता है ना, L, वो वायर की स्ट्रेट लेंथ होती है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे समझ, अगर तेरे को घुमाने के लिए ये वायर कुछ ऐसा दे दिया जाता है, इस हिसाब से ये वायर दे देता, करंट आई चलता है अजीबोगरीब, और यूनिफॉर्म फील्ड वही है इनवर्ड है। मुझसे कहता है फोर्स बताइए, तो फोर्स बताने के लिए ये लेंथ कंसीडर नहीं होती, फोर्स बताने के लिए ये लेंथ कंसीडर होती है, ये वाली। करंट उधर ही कंसीडर किया जाएगा जिधर चल रहा है, लेकिन लेंथ ये काम कर रही होगी ये। पर एक बात ध्यान रखना, इसके लिए कंसेप्ट ये जरूर कंपलसरी है बेटे कि जो फील्ड है ना, वो उस पर नॉर्मल चल रही होनी चाहिए। जैसे फील्ड बोर्ड पे नॉर्मल है तो वायर की लेंथ पे नॉर्मल है हर जगह, ये कंपलसरी है यहाँ। अब कंसेप्चुअल देख कैसे बनाता है, सुनियो। ए यूनिफॉर्म फील्ड देगा, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर ये दे दिया साहब, सेमी सर्कुलर वायर, आई करंट, और कहता है आर रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। क्वेश्चन आप क्वेश्चन लिखोगे तो क्वेश्चन आप ये बनाओगे, कैलकुलेट द करंट ऑन द सेमी सर्कुलर वायर, और कैलकुलेट द फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। अब बच्चा बेटे समझ गया साहब, स्ट्रेट तो दी नहीं, वायर स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जो लेंथ कंसीडर होगी साहब, वो डिस्प्लेसमेंट इस एंड से लेकर के इस एंड तक ये कंसीडर होगा। तो जब इसके लिए मैं फॉर्म, और करंट किधर कंसीडर होगा? करंट इधर होगा जिधर ये है, ये कंसीडर होगा। तो जब इसका फोर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा ना बेटे, F = IBL sin थीटा, तो करंट अपना, फील्ड दूसरे की, ठीक है। लेंथ वायर की ये होगी, दैट इज इक्वल टू 2R, और sin 90, आंसर मार्केट में आ गया 2 IBL × R। डायरेक्शन, करंट इधर है, फील्ड अंदर है, अपवर्ड, करंट इधर है, फील्ड अंदर है, अपवर्ड, तो डायरेक्शन आ गई अपवर्ड। अरे हाँ तो बोल यार, आया नहीं आया? ये सवाल है। इस कंसेप्ट क्वेश्चन को कराने के लिए आपको ये सारा समझाया गया। अब देखियो, एक बच्चा बोला सर ये तो चलो सेमी सर्कल दिया था, सेमी सर्कल ना आगे 3/4 दे दे, चौथाई दे दे, तो कॉमन सेंस से आप लोग बेटे वो कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ, ठीक है, उसमें कोई नहीं। सवाल सुनियो, सवाल ये था, ये घुमा दिया, अब इसके अंदर आई करंट चलता है, कहता फोर्स बता दो। बच्चा बोला सर ये तो डिस्प्लेसमेंट इसमें है ही नहीं, जीरो है, तो बिल्कुल सच्चाई है साहब। तो F की वैल्यू यहाँ पे, F की वैल्यू हो जाएगी बेटे IBL sin 90 ये, और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू जीरो होती है, IBL × 0 sin 91, आंसर है 0। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। अभी बहुत प्यारा सवाल है, NCERT का क्वेश्चन है ये, अभी नहीं करा रहा, 3 पार्ट है उसके अंदर, टॉपिक आएगा अपने आप कराऊंगा। क्वेश्चन मुझसे कहता है, कैलकुलेट द फोर्स on the current carrying loop when placed normal to the magnetic field, circular loop, फोर्स बताओ। आंसर 0, आंसर 0। एक रीजन इसका ये है, एक रीजन और आगे, इस पर ना टॉर्क 0 आता है बेटे, टॉर्क से भी फोर्स 0 आती है। फिलहाल इसका रीजन ये समझ में आया मेरे को। अरे हाँ तो बोल। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर वायर स्ट्रेट नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। फॉर्मूले में आया हुआ L दो एंड के बीच की स्ट्रेट लेंथ, मतलब उस वायर का डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, उस वायर की डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है।
बस खत्म। ठीक बेटे, तो स्किन को रोक और जन्नत कंसेप्ट डाल के ये, और दोनों तीनों क्वेश्चन, ये वाला और ये दोनों क्वेश्चन। पर हाँ, ये नोट जरूर लिख लेना बेटे कि ये कंसेप्ट तभी वैलिड है जब फील्ड वायर के ऊपर नॉर्मल दे रखी होगी। जैसे ये वायर है तो वायर इस प्लेन में है, फील्ड अंदर है, ये कंसेप्ट तभी वैलिड है, ध्यान रखना, ये इसकी लिमिटेशन है। आया नहीं आया? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।